हाय गाइस, वेलकम बैक टू टेटमेट.एक्स। और ये है NISM रिसर्च एनालिस्ट की जो सीरीज है, जिसमें मैं एग्जाम दे रहा हूँ। तो उसका पहला चैप्टर और उसका पार्ट 1 अभी हम देख रहे हैं। और कहाँ से देखेंगे तो द वैल्यूएशन स्कूल सर ने पढ़ाया हुआ है यहाँ से हम पूरा वीडियो सर का यूज करने वाले हैं और देखने वाले हैं। ठीक है, तो कंटिन्यू करते हैं अभी। ओके, नोट्स बनाते रहनी प्लीज। हाँ, और आपको अगर ये देना हो तो कंटिन्यू करूँ, बाय द वे ऐसा नेसेसरी नहीं है। और लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, थैंक यू। अभी वीडियो खत्म होने के बाद मिलते हैं, क्या सीखा क्या नहीं सीखा। बाकी नोट्स बना के रखेंगे, अपनी पर्सनल नोट्स, और सर भी नोट्स देते हैं तो उसको ऐड करेंगे लास्ट में। ओके गाइस, थैंक यू। हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आपके सामने फाइनली लेके आ चुका हूँ NISM रिसर्च एनालिस्ट 15 एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन की फुल सीरीज। इसमें ना सिर्फ हमारी स्टडीज होगी, डिस्कशंस होंगे, बल्कि आप लोगों के लिए बहुत ही मेहनत से तैयार किए हुए हैंडआउट्स, ताकि आप अपनी स्टडी को और स्पीड में बढ़ा सकें और एग्जाम के 1 दिन पहले 2 दिन पहले रिवीजन करने में आपको बहुत आसानी हो। और साथ में रहेंगे क्वेश्चन बैंक्स, ताकि आप अपने नॉलेज को टेस्ट कर सकें। हाय, दिस इज पार्थ वर्मा, वेलकम टू द वैल्यूएशन स्कूल चैनल। NISM RA 15 एग्जाम की प्रिपरेटरी सीरीज के फर्स्ट सेशन को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। हाँ जी, तो शुरू करते हैं डिटेल्ड प्रिपर स्ट्रेटेजी वीडियो के साथ। एंड इसके तुरंत बाद अपन आज ही चैप्टर 1 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और अगले सेशन में मोस्टली वो फिनिश हो जाएगा। मतलब आने वाले 2 सेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें आपका फाउंडेशन बनेगा। आपको ये समझ में आएगा कि एक्चुअल में इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट क्या होता है, उसको एग्जैक्टली क्या क्या काम करने होते हैं। अगर आपको उसके बाद ये चीजें एक्साइट करती हैं तो आप इसको आगे परस्यू कीजिए, नहीं करती हैं तो भी अपना ऑब्जेक्टिव मीट हो ही रहा है, राइट, टू हेल्प यू मेकिंग अ बेटर डिसीजंस। तो NISM RA एग्जाम को अपने को प्रिपेयर कैसे करना है, अपन उसके ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले तो आप लोग जल्दी से जल्दी इसकी तैयारी शुरू करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने कभी भी फाइनेंस नहीं पढ़ा है या थोड़ा बहुत पढ़ा है, या मुझे पता है कैसा पढ़ा है सर, आपको पता ही है ग्रेजुएशन में कैसे फाइनेंस पढ़ाते हैं, ठीक है, तो मिनिमम आप 2 महीने का एक टाइम पीरियड लेके चलो कि अगर मैं मेरा 4C देख रहा हूँ तो मैं देख रहा हूँ कि मेरे को फरवरी के एंड के अंदर एग्जाम शेड्यूल करना है। ठीक है, ये चीज लेके चलो कि दिसंबर एंड जनवरी एंड में एग्जाम शेड्यूल करना है। लेकिन अगर आपको थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज है तो प्लीज 1 महीने का टाइम विल बी मोर देन इनफ टू पॉलिश ऑल योर बेसिक्स एंड यू कैन गो एंड गिव द एग्जाम। एक टिप इसमें मैं बता देता हूँ, इसकी कोई फिक्स डेट्स नहीं होती है NISM एग्जाम की। ठीक है, आपको जो भी टेस्टिंग सेंटर होता है वहां पर पहले से अपॉइंटमेंट बुक करनी पड़ती है अपनी। तो जब भी आपको लगे कि आप रेडी हो तो आप जाके स्केड्यूल कर सकते हो एग्जाम्स को। ठीक है, यूजुअली आप देखोगे तो जो कुछ मेट्रो सिटीज होती हैं वहां पर कई सेंटर्स में बहुत पहले से फुल हो जाती हैं सीट्स, क्योंकि आपको टाइम स्लॉट मिलता है, कंप्यूटर मिलेगा, आपके नाम से बुक होगा। तो आप बहुत एडवांस में अगर ये शेड्यूलिंग करके रखोगे तो बेटर है। और क्या रहता है ना, टारगेट रहता है कि आज मैंने बुक कर दिया कि मेरे को 2 फरवरी को एग्जाम देना है, तो मेरे को देना ही देना है, समझ रहे हो आप। तो मैं उसके हिसाब से तैयारी करूंगा। अगर आपने बुक नहीं करा तो फिर वो 2 के 4 5 6 महीने हो जाते हैं। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। करिकुलम समझेंगे कि करिकुलम क्या है। जो रेड कलर में लिखा है वो आपको समझ में आ ही रहा होगा कि वो परसेंटेज है कि 100 में से 3 क्वेश्चन इसमें से आएंगे, 4 क्वेश्चन इसमें से आएंगे, 4 क्वेश्चन इसमें से आएंगे। अब सर मेरे को एक लॉजिक समझा दो आप, बस सिंपल सा लॉजिक बता दो कि जब आपको पता है कि सिर्फ 3% का वेटेज है और 100 क्वेश्चन का पेपर है, तो इसका मतलब 3 क्वेश्चन आएंगे बस इसमें से, है ना, इंट्रो टू RA प्रोफेशन में से। तो मैं इसको इतने लंबे वीडियो में क्यों देखूं, समझ रहे हो आप। मैं इंट्रो टू सिक्योरिटी मार्केट्स के इतने लंबे सेशंस क्यों देखूं। जब 4 क्वेश्चन आएंगे तो सीधे नोट्स पढ़ो, MCQ सॉल्व करो। देखो, अगर यही करना है तो आपको तो कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है, समझ रहे हो आप। क्या ये 3 क्वेश्चन सही करना लक्ष्य है अपना? क्या मेरा एम ये है एग्जाम में कि मैं 3 क्वेश्चन सही करके आऊं इस चैप्टर में से, या एम ये है कि इसकी 100% अंडरस्टैंडिंग भी हो और 3 क्वेश्चन सही भी हो जाए, राइट। एम तो ये वाला होना चाहिए कि 100% अंडरस्टैंडिंग भी और 3 क्वेश्चन सही हो जाए। तो पहले सेशन में होगा, पहला चैप्टर जो है अपना वो है इंट्रो टू RA प्रोफेशन, कि एक रिसर्च एनालिस्ट का प्रोफेशन क्या होता है, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती हैं, किन लोगों के साथ वो डील करता है ऑन अ डेली बेसिस, एक अच्छे रिसर्च एनालिस्ट की क्वालिटी क्या होती है। ठीक है, ये सब चीजें अपन चैप्टर नंबर 1 में समझेंगे। चैप्टर नंबर 2 आएगा आपका इंट्रोडक्शन टू सिक्योरिटी मार्केट्स। इंट्रोडक्शन टू सिक्योरिटी मार्केट्स में कितने तरह के मार्केट्स होते हैं, किन किन तरीकों से पैसा रेस किया जा सकता है मार्केट में, उन सब की एक मतलब इन डेप्थ डिटेल रहेगी। फिर थर्ड आएगा टर्मिनोलॉजीज इन इक्विटी एंड डेट मार्केट। इक्विटी और डेट मार्केट में कुछ टर्म्स डिस्कस होंगी, अपने को वो टर्म्स को समझना है, ब्रेक करना है उसको पीस बाय पीस में। फिर आपका 4th नंबर पे आएगा फंडामेंटल्स ऑफ रिसर्च। प्लीज पे अटेंशन, इट इज नॉट फंडामेंटल रिसर्च, इट इज फंडामेंटल्स ऑफ रिसर्च, कि रिसर्च करने के लिए आपको क्या क्या चीजें जानना जरूरी है, राइट। इट इज नॉट फंडामेंटल रिसर्च, फंडामेंटल्स ऑफ रिसर्च, राइट।
फिर आपका इकोनॉमिक एनालिसिस आएगा कि इकोनॉमी, माइक्रो इकोनॉमिक और मैक्रो इकोनॉमिक ओवरव्यू आप कैसे ले सकते हो, एक ग्लोबल इकोनॉमिक ओवरव्यू कैसे ले सकते हो, इंडियन इकोनॉमी का भी ओवरव्यू कैसे ले सकते हो, क्या रिसोर्सेज हैं जिनको आप यूज कर सकते हो, ठीक है। फिर इंडस्ट्री एनालिसिस आएगा। अगेन आई एम जस्ट टेलिंग दिस टू यू, फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली मैं कन्फाइंड हूँ कोर्स सिलेबस की बाउंड्री में, ठीक है, क्योंकि मुझे 100% आपको समझाना है जो अपने कोर करिकुलम में लिखा है, जो वर्कबुक में लिखा है, प्लस आपके क्वेश्चंस भी मैक्सिमम क्वेश्चंस आप सही करके आओ, ठीक है। तो मैं इकोनॉमिक एनालिसिस अगर अपने पे आया, समझना मेरी बात, जैसे फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल बता रहा हूँ कि इकोनॉमिक एनालिसिस है, अब हो सकता है अपनी इकोनॉमिक एनालिसिस यहाँ पर 1.5 आवर या 2 आवर में कवर कर लें, एक लेक्चर में कवर कर लें, राइट। बट इकोनॉमिक एनालिसिस उसमें पूरा कवर होगा नहीं कभी भी, क्योंकि यहाँ पर मेरी बाउंड्री है ना, मैं इकोनॉमिक एनालिसिस पे 20 घंटे बात नहीं कर सकता, 10 घंटे बात नहीं कर सकता, 5 घंटे बात नहीं कर सकता, मुझे और भी दूसरी चीजें कवर करनी है, ठीक है। सिमिलरली इंडस्ट्री एनालिसिस, क्या क्या ड्राइवर्स होते हैं इकोनॉमिक एनालिसिस के अंदर, बीसीजी मेट्रिक और कुछ पेस्टल मेट्रिक, कुछ ऐसे मेट्रिक्स भी हैं विच आर नॉट वाइडली यूज इन इंडस्ट्री बट स्टिल अब हैं तो करना पड़ेगा अपने को, ठीक है। फिर इंडस्ट्री एनालिसिस, इंडस्ट्री के की ड्राइवर्स क्या होते हैं, वैल्यू चेन एनालिसिस कैसे किया जाता है, एक वैल्यू चेन, सप्लाई चेन एनालिसिस कैसे किया जाता है, वो सब चीज़ें। फिर कंपनी का एनालिसिस फ्रॉम अ क्वालिटेटिव पर्सपेक्टिव एंड क्वांटिटेटिव पर्सपेक्टिव, दोनों पर्सपेक्टिव से। क्वालिटेटिव मतलब जहां नंबर क्रंचिंग के बिना मैं कंपनी की क्वालिटी, उसकी मैनेजमेंट की क्वालिटी असेस कर रहा हूँ। क्वांटिटेटिव मतलब जमाने भर की नंबर क्रंचिंग। कॉर्पोरेट एक्शंस मतलब इसके अंदर आपको डिटेल में समझाया जाएगा कि बोनस क्या होता है, स्प्लिट क्या होता है, ये सब चीज़ें क्या होती हैं, डिविडेंड्स क्या होते हैं, डिविडेंड पॉलिसीज क्या होती हैं। फिर वैल्यूएशन प्रिंसिपल्स है, नॉट हाउ टू परफॉर्म वैल्यूएशन बट नॉलेज ऑफ वैल्यूएशन प्रिंसिपल्स, ठीक है। तो उसके बारे में अपन डिटेल में बात करेंगे। फंडामेंटल्स ऑफ रिस्क एंड रिटर्न, मैं बोलता हूँ पूरे के पूरे सिलेबस में अगर कोई एक दमदार चीज होगी तो वो ये है फंडामेंटल ऑफ रिस्क एंड रिटर्न। आपको मजा नहीं आ जाए तो पैसे वापस, नहीं पैसे तो वापस कर ही नहीं सकते, आपको मजा नहीं आ जाए तो आप बोल देना मेरे को कमेंट में कि मजा नहीं आया इस चैप्टर में, ठीक है। फिर एक अच्छी इक्विटी रिसर्च रिपोर्ट की क्या क्वालिटीज होती हैं, और हम जिस लीगल और रेगुलेटरी इन्वायरमेंट में ऑपरेट करेंगे फ्यूचर में जाके, सेबी है, फेमा है, सिक्योरिटीज एक्ट है, बहुत सारे एक्ट हैं, उन सब के बारे में ब्रीफ नॉलेज है, ठीक है। तो बिना किसी देरी के अपन फटाफट शुरू करते हैं अपना पहला चैप्टर है मेरा इंट्रो टू आरए प्रोफेशन। आप समझिए आपको नोट्स कैसे बनाने हैं और हमें पढ़ाई कैसे करनी है वो अपन एक बार क्लियर कर लेते हैं ताकि अपन लोग सेम पेज पे रहें। अभी जो लोग लाइव देख रहे हैं इसको, मतलब मैं अपलोड कर रहा हूँ और आप देख रहे हो, तो आपके लिए तो बहुत सारी चीज़ें रेलिवेंट है, बट जो लोग इसको बाद में कभी देख रहे हैं, जब रिकॉर्डेड देख रहे हैं 6 महीने बाद, 3 महीने बाद, तो हो सकता है आपके लिए कुछ चीज़ें इररिलेवेंट हो जाएं, ठीक है। तो वील बी हैविंग 3 सेशंस अ वीक, अपन 3 हफ्ते में 3 सेशंस आएंगे, ठीक है। आपको नोट टेकिंग कि मैं नोट बनाऊं क्या जो आप पढ़ाते हो समझाते हो, ठीक है, दैट इज कंप्लीटली ऑप्शनल। यू नीड टू पे 100% अटेंशन। अगर ऐसा लग रहा है अभी कि अभी जब मैं वीडियो देखने बैठ रहा हूँ और इस समय माहौल अनुकूल नहीं है, दोस्त आ गए, मम्मी बुला रही है, पापा बुला रहे हैं, ठीक है, तो उसको सेव एज लेटर कर दो, अलार्म लगा लो, बाद में आराम से बैठ के देखना, बट आई नीड योर 100% अटेंशन, ठीक है। वॉट आई विल गिव यू इन रिटर्न इफ यू गिव मी 100% अटेंशन इज, ठीक है, हर चैप्टर के शॉर्ट में समरी हैंडआउट्स कैसे होंगे एक बार जरा दिखा दो, ये देखो ऐसे होंगे, हर चैप्टर के शॉर्ट में बिल्कुल बने हुए समरी हैंडआउट्स हैं, ठीक है। ये हैंडआउट से पूरे के पूरे इसको मैं रेफर करूंगा बार बार पढ़ाते समय, ठीक है, और ये बहुत इजी टू गो होंगे। ये आपको मिलेंगे डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। और जब एक चैप्टर पूरा एंड होगा, जैसे मान लो कोई एक चैप्टर है आज, ये इंट्रोडक्शन टू आरए प्रोफेशन, तो अगर ये आज ही एंड हो जाता है, ठीक है, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको क्वेश्चन बैंक मिल जाएगा। अगर ये 3 सेशंस में एंड होता है तो 3rd वीडियो के एंड में आपको क्वेश्चन बैंक मिल जाएगा पूरे इसका, ठीक है। प्लस वेरी इंपॉर्टेंट जो है वो ये है कि आपको जो NISM की वर्कबुक है, NISM जब आप रजिस्टर करोगे ना तो आपको एक वर्कबुक देगा, वहां से डाउनलोड करने का ऑप्शन आता है उस वर्कबुक को, ठीक है। इसकी आप मिनिमम 2 रीडिंग करोगे,
करना ही करना है, बिकॉज ये प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। आगे अपन पढ़ेंगे प्राइमरी इंफॉर्मेशन, सेकेंडरी इंफॉर्मेशन, ठीक है, प्राइमरी रिसर्च, सेकेंडरी रिसर्च। तो अगर आप चाहते हो कि यार सिंसियरली इस बार कुछ अलग तरीके से फिनेंस पढ़ना है और इस बार फिनेंस के एग्जाम की तैयारी कुछ अलग तरीके से करनी है, ठीक है, और आप इसमें रेडी हो, तो 2 मिनट के लिए रुक जाओ और कमेंट में मेरे को बताओ कि आपको ये कैसा लग रहा है। नहीं तो अपन ये कुछ भी नहीं करेंगे, मैं सिर्फ आऊँगा, आपको पढ़ा के चला जाऊँगा, ठीक है। मतलब आई विल बी दैट ऑनेस्ट विथ यू, समझ रहे हो आप? तो प्लीज़ मेरे को कमेंट में बताओ कि क्या ये स्ट्रैटेजी आपको ठीक लग रही है, ठीक है। अपन इसको और आगे बढ़ाएंगे और तभी हम इसको आगे लेके जाएंगे। आपका सपोर्ट मेरे को यहाँ पर चाहिए होगा। लाइक भी करना वीडियो को और नीचे कमेंट तो करना ही करना। रोक दो सब काम, जाके कमेंट करो, ठीक है। चलो अब देखना इधर, इंट्रोडक्शन टू आरए प्रोफेशन में अपने को 4 चीजें समझनी है। इस पर्टिकुलर चैप्टर में वी नीड टू अंडरस्टैंड 4 थिंग्स। नंबर 1 इज कि एक रिसर्च एनालिस्ट का प्राइमरी रोल क्या होता है, ठीक है, वो क्या करता है और कितने तरह के रिसर्च एनालिस्ट होते हैं, ठीक है। फिर सेकेंड इज कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती हैं, कि भाई एक मिनिमम एक्सपेक्टेशन क्या है एक रिसर्च एनालिस्ट से, कि उसको इतना तो पता ही होना चाहिए। थर्ड, एक रिसर्च एनालिस्ट होगा ना, वो क्लाइंट से भी बात करेगा और कंपनी से भी बात करेगा। तो जब वो बात करता है तब उस समय क्या उसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, क्या एक बेसिक बेंचमार्क होना चाहिए, वो अपन इसमें समझेंगे। फिर एक अच्छे रिसर्च एनालिस्ट की क्या क्वालिटीज होना चाहिए समझेंगे, ठीक है। चैप्टर बिल्कुल भी थ्योरी नहीं है, आप इसको जबरदस्ती थ्योरी बना लो तो बात अलग है, ठीक है। आप आराम से बैठो, कहानी सुनो मेरे से, और अपन इसको अब स्टार्ट करते हैं, पहले गियर में गाड़ी डालते हैं। देखो यार, सिंपल सा लॉजिक है। अगर आज आप एक स्मार्टफोन भी परचेस करने जाते हो तो आप 50 चीज़ उसमें चेक करते हो, कि सबसे पहले तो कि कितने मेगापिक्सल का है, जो स्क्रीन है वो एलईडी है या वो जो दूसरी एक लिक्विड स्क्रीन आजकल एमोलेड आती है वो है, ठीक है, इसका बोर्ड क्या है, प्रोसेसर क्या है, कैमरा क्वालिटी क्या है, ठीक है। बहुत सारी इंफॉर्मेशन आप गैदर करते हो जब आप बहुत सारे रिव्यूज़ पढ़ते हो आप, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल ऑब्जेक्टिव जो है आपका, अगर मैं ऐसा बोलूं कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव है टू बाय अ फोन, ठीक है, दिस इज माय मेन ऑब्जेक्टिव, ठीक है, मेरा ये ऑब्जेक्टिव है। अब इस ऑब्जेक्टिव के लिए मैं क्या क्या करूंगा, मैं कंपनी का नाम, ठीक है, प्राइस, कैमरा क्वालिटी, कैमरा की क्वालिटी कैसी है, उसका प्रोसेसर कैसा है, ठीक है, ये सब इंफॉर्मेशन मैं गैदर करूंगा, समझ रहे हो आप? मैं, और ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन मैंने गैदर कर ली। अब समझना एक बात, जो रिटेलर होता है ना, रिटेलर मतलब एक नॉर्मल कंज्यूमर, उसने अगर ये इंफॉर्मेशन गैदर भी कर ली तो उसका कुछ उखाड़ नहीं पाएगा इस इंफॉर्मेशन से। व्हाई? यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस, क्योंकि ये तो सिर्फ डेटा गैदर हुआ है, इससे इंफॉर्मेशन बनानी है ना। यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस इज अ डेटा, यू नीड टू प्रोसेस इट एंड मेक अ डिसीजन आउट ऑफ इट, ठीक है। लेकिन ये लोग डिसीजन नहीं बना पाते, तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग जाके फिर टेक रिव्यू के वीडियोस देखते हैं, ठीक है, टेक रिव्यू के वीडियोस देखते हैं, उनके ब्लॉग्स देखते हैं, और फाइनली जाके ये डिसीजन लेते हैं। इनके केस में डिसीजन हमेशा बाय का होता है, क्योंकि आपको अगर बेचना है तो आप इतना सब नहीं करते हो फोन में, तो 100% केस में डिसीजन बाय या नॉट टू बाय भी हो सकता है, सेल का डिसीजन नहीं होता है, ठीक है। अब इसको है ना अपन 2 मिनट के लिए घुमा देते हैं कैपिटल मार्केट्स के ऊपर, अपनी भाषा में। मैंने बहुत आसानी से समझाया आपको, इसको अपन 2 मिनट के लिए पूरा का पूरा टेबल कन्वर्ट कर देते हैं हमारी लैंग्वेज के अंदर, और अपन समझने की कोशिश करते हैं। अब देखो, ये है अपने पापा, समझ रहे हो, ही इज आर पापा। अपने पापा ने बहुत सारा पैसा एफडी में लगा रखा है, बहुत सारा पैसा एफडी में लगाया। हमने बहुत ज्यादा अंकुर वारिकू जी के वीडियोस देखे और हमने पापा को बोला कि पापा ये आपने क्या कर रखा है, ये सब फालतू के काम थोड़ा ना करते हैं। बोले देखो किसने बताया? बोले मेरे को अंकुर वारिकू सर ने बताया। बोले फिर क्या करना चाहिए? बोले वो म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करो, समझ रहे हो आप? तो पापा ने आज तक तो 6% 7% रिटर्न देखा था, आपके कहने पर पापा ने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दिया। समझना 1 मिनट, अब पापा ने क्या हुआ, बुल रन स्टार्ट होने के जस्ट पहले म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया था, समझ रहे हो, अप्रैल 2020 में। तो पापा को 1 साल में दिख गए 25% की रिटर्न, पापा खुश,
पापा आए, बोले शाबाश, तू मेरी औलाद है, आज तूने साबित कर दिया। समझ रहे हो आप? अब पापा का लालच बढ़ गया। पापा ने बोले बेटा देख, मैं किसी जमाने में 6% पे एफडी करता था, तूने उसको 25 कर दिया। ऐसा कोई तरीका है कि 25 से 50 हो जाए? आपने बोला पापा ऐसे तो बहुत सारे तरीके हैं, पैसा रातों रात भी डबल हो जाएगा, स्टॉक मार्केट है ये इतना गहरा कुआं है कि पूरे देश की प्यास बुझा सकता है। पापा समझ नहीं पाए कि आपने डायलॉग कहाँ से बोरो किया है। आपने बोला, पापा बोलते हैं, बोले मेरा बेटा तो बड़ा आदमी बन गया। तो आपने पापा को इंट्रोड्यूस कराया स्टॉक मार्केट से। समझना, पापा ने म्यूचुअल फंड खरीदने के पहले खुद से रिसर्च कर ली थी, 4 यूट्यूब चैनल देखे, 4 ब्लॉग्स पढ़े और पापा को समझ में आ गया पैसा कहाँ डालना है। जब पापा पहली बार स्टॉक मार्केट में उतरे इन्वेस्टिंग करने के लिए, तो अब पापा के पास ना तो टाइम है इतना कि पापा 4000 कंपनीज में से एक अच्छी कंपनी निकाले, ना उनके पास स्किल सेट है। ठीक है, सो आवर पापा डोंट हैव टाइम। ठीक है, अपने पापा के पास ना तो टाइम है भाई, नो टाइम नो स्किल्स। पापा फिर आपके पास आए कि बोले अब ये प्रॉब्लम आ गई है, पैसा तो डबल करना है लेकिन ना समय है यार, देखो पता है जब से रिटायर हुआ हूँ कितना बिजी हो गया हूँ। बोले हाँ पापा बहुत। और बोले तेरे को पता ही है अपन तो बाबू थे टेलीफोन एक्सचेंज में, तो अपन कहाँ है स्टॉक मार्केट वगैरह। बोले हाँ ये बात भी सही है। तो बोले तू तो CFA कर रहा है, तेरे को तो पता होगा। तो बोले नहीं मेरे को अभी तक पता नहीं है। तो बोले क्यों नहीं पता है? बोले क्योंकि वो वैल्यूएशन स्कूल वाला प्रोग्राम लेना मेरा पेंडिंग है। तो बोले शाबाश, खुद की एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं। ऐसे ही पढ़ेंगे यार आराम से धीरे धीरे। ठीक है, तो पापा को आपने सजेस्ट किया कि आप एक काम करो, आप एक सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट की मदद लो। बोले सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट मतलब? बोले सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। ठीक है, उसकी आप मदद लो। जहां पर आपका रोल स्टार्ट होता है, यू नीड टू अंडरस्टैंड। नाउ प्लीज पे अटेंशन, कंप्लीट फोकस, मस्करी बंद बिल्कुल। दिस इज यू, समझ रहे हो? ये आप हो। दिस इज पापा। पापा मतलब रिटेलर। ठीक है, ये पापा है। और ये जो है, सॉरी फॉर द बैड ड्राइंग बट दिस इज कंपनी। आपका काम एज अ रिसर्च एनालिस्ट पता है क्या है? आपका काम ये है कि मैं डेटा कलेक्ट करूं, डेटा प्रोसेस करूं। किनका? इन कंपनीज का, इन सारी कंपनीज का डेटा लूं, उसको एनालाइज करके उसको इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करूं। ठीक है, डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करूं और डिसीजन मेकिंग में हेल्प करूं। ये आपका काम है एज अ रिसर्च एनालिस्ट। समझ रहे हो आप? आपको इंटरैक्शन करना पड़ेगा आपके क्लाइंट से और कंपनीज से। कंपनीज से आप इंटरैक्शन क्यों करोगे? आप कंपनीज से इंटरैक्शन करोगे ताकि आप कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर कर पाओ। प्लीज अंडरस्टैंड दिस। अपन इसको और समझते हैं आगे, बट प्लीज अंडरस्टैंड दिस, राइट? कि आप कंपनी से इंफॉर्मेशन गैदर कर पाओ। और इन लोगों से कम्युनिकेट कब करोगे? जब आप इंफॉर्मेशन, डेटा और इंफॉर्मेशन के बेसिस पे एक डिसीजन ले पा रहे हो कि आपको ये स्टॉक रखना चाहिए, बेचना चाहिए या बाय करना चाहिए, बाय, सेल या होल्ड। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को सबको? चलो अपन थोड़ा सा इस पे और फोकस अगर करें तो वर्ड है रिसर्च एनालिस्ट। ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा कलेक्शन ऑफ डेटा और यहां पर आ जाएगा उसका एनालिसिस। अरे भाई क्यों नाराज हो रहे हो? कलेक्शन ऑफ डेटा और उसका एनालिसिस। अच्छा, डेटा कहां से कलेक्ट करा जा सकता है जरा देखना। डेटा एनुअल रिपोर्ट से कनेक्ट करा जा सकता है। कंपनी की एक रिपोर्ट होती है। कंपनी क्या करती है, साल में एक बार अपना पूरा डिटेल्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, कंपनी ने क्या करा है उसका एक प्रस्तुत करती है। उसको अपन एनुअल रिपोर्ट बोलते हैं, शेयर होल्डर्स को दिखाती है। ठीक है, फिर कंपनी जब क्वार्टर में एक बार, हर 3 महीने में एक बार रिजल्ट्स रिलीज करती है, तो कंपनीज उसके साथ एक
एक कॉन्फ्रेंस कॉल करती है सब लोगों को बुला के, जिसमें लोग सवाल पूछते हैं कंपनी से, ठीक है। तो कॉन कॉल, फिर उसके बाद क्या आप और डेटा अगर आपको लेना है तो आप आरबीआई की वेबसाइट से इकोनॉमी रिलेटेड डेटा ले सकते हो, बीएसई एनएसई की वेबसाइट से डेटा ले सकते हो, ठीक है। अगर और आगे जाना है तो इंडिया गवर्नमेंट की data.gov.in से डेटा ले सकते हो, पूरा जमाने भर का डेटा है उसमें, तो ठीक है। अगर आपको और जाना है तो आप IMF वर्ल्ड बैंक की वेबसाइट से डेटा ले सकते हो, ठीक है। आप ऐसे ही दूसरे जो एशियन डेवलपमेंट बैंक्स हैं, ADB वगैरह हैं, उनसे डेटा ले सकते हो, समझ रहे हो आप। और डेटा कलेक्शन कहाँ से होगा, और एक यूनिक डेटा कलेक्शन क्या होता है, साइट विजिट्स। एज अ रिसर्च एनालिस्ट यू डू दिस, आप जाके देख के आते हो कंपनी के अंदर, साइट विजिट करके आते हो, ठीक है। आप मार्केट विजिट कर सकते हो, आप जाके देख सकते हो मार्केट में कि एक्चुअल में, अब जैसे फॉर एग्जांपल एक बात बताता हूँ आपको। सो देयर वाज दिस कार कंपनी जिसमें उनकी तरफ से ये बोला गया था कि हमारी जो गाड़ी है उसमें तो साहब 6 महीने 7 महीने की वेटिंग चल रही है, क्वार्टरली कॉन कॉल के दौरान एनालिस्ट मीट में बोला गया था, ठीक है। और एक एनालिस्ट ने मार्केट जाके देख के आया तो उसको वेंडर तुरंत देने को तैयार है। दूसरे वेंडर के पास गया तो बोले सर 5 डेज में डिलीवरी दे दूंगा। तीसरे वेंडर ने बोला बोले अभी रखिए, हाथों हाथ ले जाओ, राइट। तो इसको सटल बट बोलते हैं, ये जो एक्सरसाइज होती है इसको सटल बटिंग बोलते हैं, कि आप जाके मार्केट में देख रहे हो कि ग्राउंड रियलिटी क्या है, समझ रहे हो आप। जैसे ओपिनियन पोल्स आती है ना इलेक्शन के पहले, बिल्कुल वैसे ही कि ग्राउंड पे जाके आप खुद सर्वे कर रहे हो। तो ये डेटा हम ले सकते हैं। डेटा कंपनी स्पेसिफिक हो सकता है, इंडस्ट्री स्पेसिफिक डेटा हो सकता है, माइक्रो मैक्रो दोनों डेटा हो सकता है। कंपनी स्पेसिफिक मतलब कंपनी का डेटा। कौन सा डेटा होगा कंपनी स्पेसिफिक, एनुअल रिपोर्ट, कॉन कॉल, ठीक है। इकोनॉमिक डेटा कौन सा होगा, आरबीआई बीएसई के वेबसाइट पे जो डेटा होगा वो इंडस्ट्री एनालिसिस वाला सेक्टर का अपना इकोनॉमी का डेटा होगा। फिर जो गवर्नमेंट की वेबसाइट्स हैं, जैसे एक ये वेबसाइट हो गई, एक आपकी मेन वेबसाइट हो गई IBEF, ठीक है। IBEF करके एक वेबसाइट है, इंडियन ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन। तो ये वेबसाइट से आपको क्या डेटा मिलेगा, सेक्टर का डेटा मिल जाएगा। ग्लोबल इकोनॉमी का डेटा चाहिए, अगेन मैक्रो इकोनॉमी का डेटा चाहिए, तो मुझे यहां से मिल जाएगा। नाउ इट इज अ वेरी इजी फॉर मी टू अंडरस्टैंड कि मुझे डेटा कलेक्शन कहां से करना है एज पर NISM के हिसाब से, ठीक है। अभी अगर मैं आपको अपने नोट्स पे लेके जाता हूं, ठीक है, नोट्स पे लेके जाता हूं, तो अपन जरा नोट्स एक बार फटाफट पढ़ लेते हैं। क्लाइंट एंड इन्वेस्टर, क्लाइंट वांट्स टू इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट बट दे डोंट हैव टाइम एंड दे आर नॉट इन स्टॉक मार्केट फॉर फुल टाइम, ठीक है। तो यहां पर आ जाएगा आपका टाइम, नो टाइम, और यहां आ जाएगा नो स्किल्स, इधर आ जाएगा नो स्किल्स, ठीक है। तो बेसिकली क्लाइंट जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहता है मगर उसके पास ना तो टाइम है ना स्किल्स है, तो वो क्या करता है कि सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट को हायर कर लेता है। क्यों हायर करता है, ताकि उनके डिसीजन मेकिंग में हेल्प रहे, इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग में वो मदद कर सके, ठीक है। अब रिसर्च एनालिस्ट क्या करेगा, रिसर्च एनालिस्ट कलेक्ट डेटा इन्फॉर्मेशन अबाउट, हमने अभी समझा था किन किन मुद्दों पे इंफॉर्मेशन इकट्ठी करता है वो, अबाउट माइक्रो एंड मैक्रो, ठीक है। माइक्रो मतलब इंडिविजुअल यूनिट, कस्टमर बिहेवियर क्या है, सेक्टर कैसा चल रहा है, इंडिविजुअल सेक्टर कैसा चल रहा है, कंपनी के प्रोडक्ट की डिमांड एंड सप्लाई क्या है। मैक्रो मतलब बड़ी एग्रीगेट, बड़े लेवल पे इकोनॉमी कैसी चल रही है, इंडियन इकोनॉमी, ग्लोबल इकोनॉमी, GDP, एम्प्लॉयमेंट रेट, ये सब चीज़ें ये एक रिसर्च एनालिस्ट करता है, ठीक है। इसके बाद आप आगे जाओगे तो इंफॉर्मेशन कहाँ से कलेक्ट करेगा, आरबीआई से कलेक्ट करेगा। ग्लोबल डेटा लेना है तो IMF से ले लेगा, एशियन डेवलपमेंट बैंक की वेबसाइट से ले लेगा, वर्ल्ड बैंक की वेबसाइट से ले लेगा। कंपनी स्पेसिफिक डेटा लेना है तो एनुअल रिपोर्ट से ले लेगा, क्वार्टरली रिजल्ट से ले लेगा, अगेन कॉन कॉल क्वार्टरली रिजल्ट्स के ही पार्ट होंगे। ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस से ले लेगा, ठीक है। तो बेसिकली एक एनालिस्ट का काम क्या है, एनालिसिस और डिसीजन मेकिंग बाय कंसीडरिंग क्वालिटेटिव एज वेल एज क्वांटिटेटिव फैक्टर। समझना, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी वगैरह सब दुरुस्त है, सब कुछ बढ़िया है, मगर प्रमोटर ही चोर है, आपको प्रमोटर की इंटीग्रिटी पे डाउट है, समझ रहे हो आप। यू विल नॉट से यस कि आप जाके इन्वेस्ट करो एथिकल पर्सपेक्टिव से। कंपनी का मैनेजमेंट एकदम टॉप नॉच है, लेकिन कंपनी इस समय बहुत पुअर ऑपरेट कर रही है। कंपनी जिस सेक्टर में ऑपरेट कर रही है वो सेक्टर डाउन टर्न में है, मैकेनिकल वॉचेस से फॉर एग्जाम्पल, राइट।
अब वो ग्रोथ नहीं मिलेगी, लग्जरी है तो बात अलग है, ठीक है। अब सब लोग डिजिटल वॉचेस पे आ रहे हैं, टेक्सटाइल सेक्टर है जैसे, ठीक है। अब हो गया जो एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी ग्रोथ अचीव करना था, पहन लिए सबने कपड़े, कितनी बार पहनाओगे, ठीक है। अब समझना जरा, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। एक रिसर्च एनालिस्ट जो होता है, कोई भी एक रिसर्च एनालिस्ट है, वो 3 तरीके के हो सकते हैं। एक होता है बाय साइड, एक होता है सेल साइड, और एक होता है इंडिपेंडेंट। थोड़ा सा ये समझ लेना, नहीं तो ये हमेशा फुल टॉस जाता है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है सारा स्टूडेंट्स के साथ। कई लोगों को ऐसा लगता है कि जो बाय साइड का इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट है, ये बाय साइड सेल साइड आप इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के साथ तो कंफ्यूज करो ही मत, ठीक है। जो बाय साइड का रिसर्च एनालिस्ट है, इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट है, वो सिर्फ बाय रिकमेंडेशन देता है, ठीक है। सेल साइड का सिर्फ सेल रिकमेंडेशन देता है। ये गलत है। इस कारण से उन्हें बाई साइड और सेल साइड का रिकमेंडेशन नहीं बोला जाता है। समझ रहे हो आप? अपन पहले एक एक करके तीनों को समझते हैं, शायद आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले अपन समझते हैं सेल साइड एनालिस्ट, सेल साइड इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट, आरए, ठीक है। ये क्या होता है? देखो, कोई भी रिपोर्ट जो आज तक आपने देखी है, कोई भी इक्विटी रिसर्च रिपोर्ट जो आज तक आपने देखी है, वो आपने इसीलिए देखी क्योंकि वो पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है। समझ रहे हो? और वो पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है तो वो सेल साइड की रिपोर्ट है। ये बात हमेशा जीवन में ध्यान रखना। कभी आपके सामने कोई रिसर्च रिपोर्ट आ गई जिस पे रिकमेंडेशन लिखा है बाय सेल होल्ड, ठीक है, सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट से है, तो आपको ये कभी भी मन में डाउट नहीं होना चाहिए कि ये बाय साइड रिपोर्ट है कि सेल साइड रिपोर्ट है। आपके हाथ में है तो सेल साइड रिपोर्ट है, ठीक है। कॉन्फिडेंशियल नहीं है रिपोर्ट, पब्लिक के लिए है, सेल साइड रिपोर्ट है, ठीक है। आप तक पहुंच गई, आपने किसी ग्रुप से, किसी फ्रेंड ने दी, कहीं से आपने किसी वेबसाइट से डाउनलोड करी, पब्लिकली अवेलेबल है, सेल साइड रिपोर्ट है, ठीक है। तो ये हमेशा ध्यान रखेंगे अपन, आर पब्लिकली अवेलेबल। सेल साइड रिपोर्ट जो है ना वो पब्लिकली अवेलेबल रहेंगी हमेशा, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब जो आरए है, वो आरए क्या करेगा, मतलब मैं क्या करूंगा? तो मैं या तो किसी ब्रोकर के लिए काम करूंगा या मैं किसी इन्वेस्टमेंट बैंक के लिए काम करूंगा, ठीक है। मैं इनके बिहाफ पे रिसर्च कंडक्ट करूंगा, आई विल कंडक्ट द रिसर्च ऑन देयर बिहाफ, ठीक है। एंड मैं क्या करूंगा, बाय सेल होल्ड की रेटिंग देके इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे रिपोर्ट। ये रिपोर्ट जो होगी ना, ये रिपोर्ट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, पब्लिक को बट जाएगी। ये फ्री में बटती है। यहां पर थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है लोगों का, समझना। मोस्टली ब्रोकर्स और इन्वेस्टमेंट बैंकर्स जो होते हैं, आप अगर आज देखो मोतीलाल ओसवाल लेटेस्ट इक्विटी रिसर्च रिपोर्ट, समझ रहे हो आप? मोतीलाल ओसवाल लेटेस्ट इक्विटी रिसर्च रिपोर्ट, ये अगर आप देखते हो तो आपको ये देखना है कि वहां पर जो रिपोर्ट आपके सामने आई है वो आपको फ्रीली अवेलेबल है। तो फिर मोतीलाल ओसवाल का फायदा क्या है? वो एक पूरी की पूरी रिसर्च एनालिस्ट की टीम को बिठा के रखा हुआ है। क्यों? देखो भाई, सिंपल सा लॉजिक है। वो चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग उस पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर अपनी पोजीशन ले, जो भी पोजीशन है, बाय है, सेल है, होल्ड है, और ज्यादा से ज्यादा लोग उनके थ्रू ले, उनके ब्रोकरेज के थ्रू ले। तो दे रिसीव ब्रोकरेज इन रिटर्न। उनको क्या मिल जाता है? उनको ब्रोकरेज मिल जाता है रिटर्न में। आपको इसमें 2 चीजें ध्यान रखनी है। एक कि जो मेरा सेल साइड एनालिस्ट होता है वो पब्लिकली ट्रेडेड कंपनी है, पब्लिकली अवेलेबल रिपोर्ट्स होती हैं उसकी, जो भी सेल साइड रिपोर्ट होती है, ठीक है। जो सेल साइड रिसर्च एनालिस्ट काम करता है वो या तो ब्रोकर्स क्या काम करेगा या इन्वेस्टमेंट बैंक्स क्या काम करेगा, क्योंकि आपको देखोगे तो आपको HSBC की इक्विटी रिसर्च रिपोर्ट्स भी मिल जाएंगी, ठीक है। तो HSBC का अलग से रिसर्च आर्म बना हुआ है, मॉर्गन स्टैनली का रिसर्च आर्म है, मॉर्गन स्टैनली रिसर्च, ठीक है। तो वहां पर अगर कोई काम कर रहा है रिसर्च एनालिस्ट और उसके रिपोर्ट जो हैं वो पब्लिश होती हैं पब्लिक के लिए, तो दैट्स अ सेल साइड रिसर्च एनालिस्ट। आप एक बार बाई साइड समझोगे तो शायद आपको अंडरस्टैंडिंग और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। जो बाई साइड रिपोर्ट्स होती है ना, दैट इज मोस्टली कॉन्फिडेंशियल, 100% ऑफ द टाइम दे आर सुपीरियरली कॉन्फिडेंशियल, ठीक है। एंड
फॉर इन हाउस यूज, वो इन हाउस यूज के लिए ही काम आती है। इसका मतलब ये है, ये समझना, ऐसा समझो आप कि ये जो है ये HDFC AMC है। HDFC का जो असेट मैनेजमेंट कंपनी है, जो HDFC की म्यूचुअल फंड कंपनी है, ये वो है, ठीक है। इन्होंने अपनी टीम में रिसर्च की टीम बिठा रखी है, RS को रखा हुआ है। इन्होंने अपनी टीम में फंड मैनेजर्स को रखा हुआ है, ठीक है। और इन्होंने अपनी टीम में ट्रेडर्स को रखा हुआ है ना। ये एक म्यूचुअल फंड सेटअप है, ऐसा समझ लो आप। अब क्या हो रहा है, अब रिसर्च एनालिस्ट जो भी रिसर्च करके अपनी रिपोर्ट बना के दे रहा है, वो पब्लिक के लिए अवेलेबल नहीं है। वो किन के लिए अवेलेबल है? वो सिर्फ HDFC बैंक की फाइनेंशियल फंड मैनेजर्स के लिए अवेलेबल है। और यहां पर इतनी ज्यादा कॉन्फिडेंशियलिटी रखी जाती है, इतनी ज्यादा स्ट्रिक्ट डेटा शेयरिंग पॉलिसीज होती हैं कि अगर किसी एक पर्टिकुलर फंड मैनेजर ने कोई रिपोर्ट डिमांड करी है तो वो दूसरे को नहीं मिलेगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये जो यहां पर जो रिसर्च होगी ना, वो बहुत ही एक्सक्लूसिव रिसर्च होगी, ठीक है, बहुत ही स्पेसिफिक रिसर्च होगी, एक ऑब्जेक्टिफाइड रिसर्च होगी, ठीक है। और यहां पर रिसर्च एनालिस्ट अपना ओपिनियन जरूर दे सकता है कि आप इसको बाय करो या सेल करो, लेकिन ये फंड मैनेजर के ऊपर है कि वो चाहे तो उसको बाय करे, चाहे तो सेल करे, चाहे तो पूरा का पूरा आइडिया साइडलाइन कर दे, ठीक है। द पर्पज ऑफ रिसर्च एनालिस्ट ओवर हियर इज टू सपोर्ट द डिसीजन मेकिंग ऑफ आवर ओन कंपनी एंड नॉट टू द जनरल पब्लिक। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्या आपको समझ में आ रहा है? ये जनरल पब्लिक की डिसीजन मेकिंग के लिए नहीं है, ये टॉप मैनेजमेंट के लिए हो सकता है, ठीक है। मतलब अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज में रिसर्च एनालिस्ट लगाऊं तो अब ये बाई साइड है कि सेल साइड है, बताओ। क्या रिलायंस इंडस्ट्रीज के बैनर से आपने कभी कोई इक्विटी रिसर्च रिपोर्ट पब्लिश होते हुए देखी कि रिलायंस इंडस्ट्रीज ने डीमार्ट की इक्विटी? नहीं है, नहीं, उनका काम रिसर्च का नहीं है। तो सर फिर रिसर्च एनालिस्ट क्यों हायर करेगा रिलायंस इंडस्ट्रीज? इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट क्यों, इन्वेस्टमेंट रिसर्च एनालिस्ट क्यों हायर करेगा? अरे उसके पास भी पैसा है, उसको भी तो स्टॉक में इन्वेस्ट करना है। जब उसको स्टॉक में इन्वेस्ट करना है तो उसको रिसर्च भी करनी है, तो उसको आपके लिए हायर करेगा आपको। सिंपल सा लॉजिक है, समझ रहे हो आप? तो आप बाई साइड रिसर्च एनालिस्ट बनोगे। सर अगर मुझे फ्यूचर में फंड मैनेजर बनना है, पोर्टफोलियो मैनेजर बनना है, तो मैं सेल साइड में जाऊं कि बाई साइड में जाऊं? नहीं, आपको बाई साइड का टारगेट करना चाहिए, क्योंकि आप पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में, फंड मैनेजमेंट में बाई साइड में रहोगे। आप ये समझिए कि एक जो सेल साइड का इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट होता है, जो बार बार इक्विटी रिपोर्ट पब्लिश करते हैं, ठीक है, तो आप देखेंगे मेजॉरिटी में, सबकी बात नहीं कर रहा, मेजॉरिटी इक्विटी रिसर्च रिपोर्ट्स में उनका शॉर्ट टर्म टारगेट होता है कि अगले क्वार्टर तक एक स्टॉक इतना % ऊपर या इतना % नीचे जा सकता है। छोटा टारगेट देते हैं, ठीक है, 5%, 10%, 15%, 20%। कुछ एक इक्विटी रिसर्च फर्म, जैसे अभी एक इक्विटी रिसर्च हाउस था, उसने टाटा पावर के ऊपर रिपोर्ट इशू करी जब टाटा पावर 250, 260 ट्रेड कर रहा था। उस टाइम पर टारगेट दिया 800 का, राइट? दैट्स लाइक क्लोज टू 3.5x, 3.5 गुने का टारगेट दिया। नाउ ये बहुत रेयर होता है। तो जो सेल साइड रिसर्च एनालिस्ट होते हैं ना, वो स्टॉक पिक करते हैं, समझ रहे हो आप? वो स्टॉक पिकर है। और जो बाई साइड रिसर्च एनालिस्ट है ना, वो बिजनेस पिक करते हैं। दे सिलेक्ट द बिजनेसेस, दे सिलेक्ट द इन्वेस्टेबल बिजनेसेस। तो डेप्थ ऑफ रिसर्च, ऑब्जेक्टिव पूरा अलग हो सकता है। दोनों की मेथड देखो यार, दोनों का सेल्स को देखने का तरीका तो सेम है, ठीक है। कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं जिनको अपन आगे डिस्कस कभी कर सकते हैं, यहां के लिए अपनी जरूरत नहीं है, समझ रहे हो आप? बाई साइड एनालिस्ट और सेल साइड एनालिस्ट के अंदर आपको कहीं भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तीसरा जो है वो आता है आपका इंडिविजुअल रिसर्च एनालिस्ट, इंडिविजुअल RS। ये कौन लोग होते हैं? तो इंडिविजुअल RS जो होते हैं ना, ये इनको बोला जाता है रिसर्च ओरिजिनेटर्स। ये थोड़ा सा है ना, एक ऐसा वर्ड है जो आपको लगेगा कि यार ये, बट इंडिविजुअल्स, इसको इंडिविजुअल्स लिख दो, ठीक है। ये इंडिविजुअल नहीं है, इंडिपेंडेंट है, यहां पर इंडिपेंडेंट लिखना है, इंडिपेंडेंट आ रहा है, ठीक है। तो जो रिसर्च ओरिजिनेटर्स होते हैं, जो इंडिविजुअल्स होते हैं, वो ये काम कर सकते हैं। आप सेबी का रजिस्टर्ड एनालिस्ट का लाइसेंस लिया और खुद की फर्म शुरू करी, ठीक है। जहां पर कोई आता है और आपको बोलता है कि यार हमारे लिए रिसर्च करके दे दो, आप उसके लिए रिसर्च करके दे रहे हो, ठीक है। वो एडवाइस फॉलो करे नहीं करे, डज नॉट मैटर। इसमें बुटीक फर्म्स हो गई,
छोटी फर्म्स, बुटीक फर्म्स, बहुत सारी रिसर्च है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप देखोगे तो एक फर्म है एम्बिट रिसर्च। नाउ एम्बिट कैपिटल एंड एम्बिट रिसर्च कुड बी ए टू डिफरेंट कंपनीज, राइट। एक ग्रुप जो है, समझना, प्लीज अंडरस्टैंड, प्लीज अंडरस्टैंड। तो ये जो है ना, ये किसके लिए काम करेंगे? कोई भी जो सब्सक्रिप्शन बेस्ड रिसर्च होती है आपकी, कि आप हमें इतने रुपए देके आप सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, डेफिनेटली। और ये एडवाइजरी जो है ये सेबी रजिस्टर्ड होनी चाहिए, तभी ये क्वालिफाई करेगी इंडिपेंडेंट आरए में। आप हमें इतने रुपए देके सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको हर महीने एक इन्वेस्टिंग का कॉन कॉल देंगे, इन्वेस्टेबल कॉन कॉल देंगे, और उसके साथ आपको डिटेल्ड पूरी अंडरस्टैंडिंग भी देंगे। दैट इज अ इंडिपेंडेंट रिसर्च एनालिस्ट। समझ रहे हो आप? ये लोग क्या मल्टीपल चीजों के लिए रिपोर्ट बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखोगे तो जो बुटीक फर्म है एम्बिट रिसर्च है, जैसे वो एक बुटीक फर्म ये हो गई, ठीक है। अब ये इसके पास कोई HNI क्लाइंट आया मोटा, HNI क्लाइंट ने बोला मेरे को 1500 करोड़ रुपए लगाने हैं एक कंपनी के अंदर, आप मुझे उस कंपनी का रिसर्च करके दे दो, मुझे 1500 करोड़ रुपए लगाने से। फॉर एग्जाम्पल टाटा मोटर्स में मेरे पास ना स्किल है ना कॉम्पिटेंस है, ठीक है। तो बोले सर आप हमसे क्यों करा रहे हो, मार्केट में तो फ्री में इतनी सारी रिसर्च अवेलेबल है, मेरे को भरोसा नहीं है, मेरे को चाहिए मेरा आदमी काम करे। समझ रहे हो? क्योंकि मैं 1500 करोड़ रुपए लगा रहा हूँ, मेरे को 15,000 नहीं लगाने ना, तो मैं उसके बाई सेल रिकमेंडेशन पे कैसे दे दूं? अच्छा उसका टारगेट शॉर्ट टर्म का है, मेरे को लॉन्ग टर्म व्यू से चाहिए, तो मेरा ऑब्जेक्टिव चेंज हो गया। आप कस्टमाइजेशन देख रहे हो? यहां पर ही क्या कोई एक कंपनी M&A के लिए अप्रोच कर सकती है कि देखो भाई हम फला कंपनी को खरीद रहे हैं, आप उस कंपनी पे हमको इन डेप्थ रिसर्च करके दो। तो जो इंडिपेंडेंट रिसर्च एनालिस्ट है ना, इनका पर्पस ऑफ रिपोर्टिंग विल चेंज अकॉर्डिंगली, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। पर्पस ऑफ रिसर्च इवॉल्व मतलब चेंज होता है, बार बार चेंज होता है, ठीक है। कंपटीशन के हिसाब से चेंज हो सकता है। आप क्या एक्टिविटी कर रहे हो, आप इन्वेस्टिंग के लिए रिसर्च करवा रहे हो या M&A के लिए रिसर्च करवा रहे हो या कोई और कारण से रिसर्च करा रहे हो, ठीक है। तो ये तो हो गए। इसके अलावा अपने 3 शेर और हैं जो खुल के धड़ल्ले से आपको एडवाइस देते हैं, ठीक है। अपने 3 शेर और हैं। एक तो है न्यूज़पेपर्स, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। न्यूज़पेपर्स में आप देखो, आप जो बिजनेस न्यूज़पेपर्स होते हैं वहां पर रहता है आज के मोमेंटम वाले स्टॉक्स, बाय सेल होल्ड, ठीक है। फिर रहता है मीडिया टीवी, ठीक है, मीडिया टीवी। और फिर रहते हैं कंसोलिडेटर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, मतलब कंसोलिडेटर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, जैसे इन शॉर्ट्स करके आप आते हैं ना, कंसोलिडेट तो करता है सारी इंफॉर्मेशंस को, ठीक है। जैसे ट्रेंड लाइन करके एक वेबसाइट है, वहां पर आपको जमाने की बहुत सारी इक्विटी रिसर्च रिपोर्ट फ्री में मिल जाएगी। समझ रहे हो आप? अपन एक बार नोट्स में आके देखते हैं क्या लिखा हुआ है, ठीक है। टाइप ऑफ रिसर्च एनालिस्ट, सेल साइड, बाय साइड, इंडिपेंडेंट, ठीक है। अब अपने को इसके अंदर थोड़ा सा डेप्थ में देखते हैं कि भाई जो मेरा सेल साइड एनालिस्ट है, पब्लिकली अवेलेबल रिपोर्ट लिख लो, आपको अगर लिखना है तो यहां पर इफ यू वांट टू राइट यू कैन राइट पब्लिकली अवेलेबल रिपोर्ट, की रिपोर्ट पब्लिकली अवेलेबल है, ठीक है। उसके अंदर बाय सेल या होल्ड का एक स्पेसिफिक रिकमेंडेशन होता है, उस पर लिखा होता है, या तो बाय लिखा होगा या सेल लिखा होगा या होल्ड लिखा होगा, ठीक है। ये लोग जो इन्वेस्टमेंट बैंक्स और ब्रोकर्स जो ये सेल साइड एनालिस्ट को हायर करते हैं, ये लोग पैसा कैसे कमाते हैं? दे अर्न इनकम थ्रू द ब्रोकरेज। मैंने एकदम शॉर्ट में जो मैंने समझाया है, ठीक है, वो पूरा का पूरा। और ये इनके खुद के इन्वेस्टमेंट के लिए, पर्पस के लिए नहीं होता है, आप समझ रहे हो? आप ये ध्यान रखना, मोतीलाल ओसवाल को अगर खुद का पैसा इन्वेस्ट करना है और उसके लिए कोई रिसर्च हो रही है और वो रिसर्च पब्लिक नहीं जा रही है, तो वो मोतीलाल ओसवाल की बाय साइड रिसर्च हो जाएगी। ये बात ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इट इज नॉट फॉर देयर ओन इन्वेस्टमेंट। ये पब्लिक के लिए होता है, जनता जनार्दन के लिए होता है। बाय साइड वो अपने खुद के लिए होता है, इन हाउस कंजम्पशन। यहां मैं लिख देता हूं, इन हाउस, थोड़ा छोटा कर देते हैं, इन हाउस कंजम्पशन के लिए होता है, कॉन्फिडेंशियल होता है। समझ रहे हो आप? ये देखिए,
जैसे एक एंजल ब्रोकिंग है, एंजल ब्रोकिंग ने डीमैट अकाउंट खोला, ये अपन ने सब समझा हुआ है। उसने रिपोर्ट पब्लिश करी, रिपोर्ट पब्लिश करके लोगों के पास गई, लोग इन्फ्लुएंस हुए, अपना डिसीजन लिया लोगों ने बाय और सेल का, और उसके थ्रू इन्होंने ब्रोकरेज इनकम कमाई, उसके थ्रू इन्होंने ब्रोकरेज की इनकम कमाई। दे वर्न ब्रोकरेज इनकम बिकॉज ऑफ दिस, राइट। यहां पर ये गलत लिखा हुआ है, इसको ओन इन्वेस्टमेंट लिखना चाहिए, और ओन इन्वेस्टमेंट। एक असेट मैनेजमेंट कंपनी है, ठीक है, फंड मैनेजर है, उसके अंदर वो किससे सपोर्ट मांगेगा? रिसर्च एनालिस्ट से सपोर्ट मांगेगा। रिसर्च एनालिस्ट क्या करेगा? पर्टिकुलर स्टॉक या सिक्योरिटी के ऊपर रिसर्च करके फंड मैनेजर के डिसीजन मेकिंग को असिस्ट करेगा। यू गेटिंग माई पॉइंट? नाउ द कंपनी कैन एक्ट अपॉन द रिजल्ट ऑफ द रिसर्च टू बाय सेल होल्ड ऑफ देयर ओन बिहाफ और देयर ऑन बिहाफ ऑफ देयर क्लाइंट। वो अपने बिहाफ पे, अपने क्लाइंट के बिहाफ पे भी, जिनका पीएमएस वो मैनेज करते हैं, समझ रहे हो? पोर्टफोलियो मैनेजर्स अगर हैं तो खुद के बिहाफ पे भी ट्रेड ले सकते हैं, भाई मेरे को खुद का पैसा लगाना है, या मेरे जो क्लाइंट जिनका पैसा मैं मैनेज करता हूं उनके लिए भी तो मैं इन हाउस रिसर्च करा सकता हूं ना। और इंडिपेंडेंट रिसर्च एनालिस्ट क्या होते हैं? जो फुल टाइम आ रहे होते हैं, इंडिविजुअल्स जो होते हैं बेसिकली, जो फुल टाइम आ रहे होते हैं, वो अपनी रिसर्च रिकमेंडेशंस को बेच सकते हैं सब्सक्रिप्शन के बेसिस पे, ठीक है। उनके क्लाइंट इन्वेस्टर्स हो सकते हैं, इंस्टीट्यूशंस भी हो सकते हैं। देयर आर अ लॉट ऑफ इंडिपेंडेंट आरएस जो इंस्टीट्यूशंस को एडवाइजरी देते हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन कंपनीज को एडवाइजरी देते हैं, ठीक है। यहां पर उनको कोई ब्रोकरेज का बेनिफिट नहीं होता है, वो ये रिसर्च अपने पर्पस से नहीं करते हैं, बाय साइड रिसर्च, समझ रहे हो आप? इनफैक्ट उनका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्लैश ना कर जाए, समझना मेरी बात, इसीलिए वो मोस्ट इंडिपेंडेंट रिसर्च एनालिस्ट जो होते हैं वो इन्वेस्टिंग नहीं करते हैं। रीजन क्या होता है ना, अगर आप खुद इन्वेस्टेड हो रिलायंस इंडस्ट्रीज में और कोई क्लाइंट आया, उसने बोला मेरे को रिलायंस इंडस्ट्रीज पे रिसर्च करके दो, तो और 50 डिस्क्लोजर होंगे जो आपको देने पड़ेंगे, आप समझ रहे हो मेरी बात? और वो कस्टमाइजेशन रिपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं। इनके अलावा 3 और सोर्सेज हैं, न्यूज़पेपर, टीवी एंड मीडिया, ये भी रिसर्च रिपोर्ट्स प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। अपन अब आगे बढ़ते हैं और अपन आगे बढ़ के समझते हैं अगला क्या है। हाँ जी, तो आई होप आपको अभी तक बहुत मज़ा आया होगा, एंड आप ये नोट्स डाउनलोड कर लीजिएगा। मेरे हिसाब से अगले सेशन में नोट्स में दे दूंगा आपको, लास्ट वाले सेशन में ही रखेंगे अपन नोट्स भी, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट व्हाट आई वांट फ्रॉम यू इज कि आप है ना ब्रिटानिया, HUL, सस्ती कंपनी मतलब इजी कंपनी, आप इनमें से किसी एक की इक्विटी रिसर्च रिपोर्ट डाउनलोड कीजिए, ठीक है। ब्रिटानिया की कीजिए, HUL की कीजिए, वरुण बेवरेजेस लिमिटेड VBL की कीजिए, जुबिलेंट फूड वर्क की कीजिए, ठीक है। एनी वन, कोई भी एक रिसर्च रिपोर्ट आपको डाउनलोड करनी है, ठीक है। जस्ट डाउनलोड इट, अभी के लिए इसको डाउनलोड कीजिए, ठीक है। और मुझे ये कमेंट में लिख के बताइए कि जब आपके पास इनमें से कोई एक रिसर्च रिपोर्ट आएगी तो वो रिसर्च रिपोर्ट बाय साइड रिसर्च रिपोर्ट होगी या सेल साइड रिसर्च रिपोर्ट होगी, ये आप मुझे बताइए, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट, आप जो एक रिपोर्ट डाउनलोड किए हो, ठीक है, आप फर्स्ट पेज उसका पढ़ोगे, ठीक है। रीड फर्स्ट पेज, सिर्फ पहला पेज पढ़ना है, एक बार पढ़ना है, समझ में नहीं आए तो भी पूरा पढ़ना है, जो वर्ड समझ में नहीं आ रहे उनको हाईलाइट करके रखना है, ठीक है। और उनको गूगल से समझना है, चैट GPT से समझना है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? देखो यार, अगर चलना है तो फिर सिंसियरली चलो, कोई मतलब नहीं ऐसे हवाबाजी में अपन आगे बढ़ेंगे तो ऑनेस्टली उसका कोई मतलब नहीं रहेगा, ठीक है। एंड मैं मिलता हूँ आपको अगली क्लास में फटाफट, ठीक है। नेक्स्ट सेशन में अपन ये चैप्टर कंप्लीट करेंगे। चलिए, दिस इज पार्थ वर्मा साइनिंग ऑफ, बाय बाय। हाय गाइस, तो फर्स्ट जो लेक्चर था वो अभी कंप्लीट हो चुका है, चैप्टर 1 का पार्ट 1। अभी पार्ट 2 कंटिन्यू करेंगे, पर बाद में करेंगे, आज नहीं कल करेंगे। और इसमें सर ने बोला था कि रिपोर्ट्स डाउनलोड करनी है, तो जो रिपोर्ट्स मिलेगी वो अपने को कौन सी मिलेगी, ऐसा क्वेश्चन दिया था। तो वो रिपोर्ट्स रहेंगी, आप भी आंसर करो। वो रिपोर्ट रहेगी सेल साइड रिपोर्ट, क्योंकि वो हमें पब्लिकली अवेलेबल हो रही है, तो उसे सेल साइड रिपोर्ट कहेंगे। बाय साइड रिपोर्ट, सेल साइड रिपोर्ट, इन सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में बात किया है सर ने। तो
ठीक है, प्लीज नोट्स बनाते जाओ। और नेक्स्ट सेशन में ही सर ने दिया है ये, नेक्स्ट सेशन में सर ने पीडीएफ वगैरह प्रोवाइड किया है, तो वो पीडीएफ मैं नेक्स्ट सेशन में ही अपलोड करूंगा, अभी इस सेशन में तो नहीं आएंगे। सो थैंक यू गाइस, प्लीज लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो अपने दोस्तों के साथ। और ये कोर्स भी आप कर सकते हो, बेस्ट है, अपनी स्टडीज के साथ साथ में से भी कंप्लीट कर लो। ओके, थैंक यू।